हेलो एवरीवन, कुकाटा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं ईबीएस पर्यावरण अध्ययन की क्लास 3। इससे पहले हम क्लास 1 और क्लास 2 करा चुके हैं, तो वो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। दोनों वीडियो लिंक हम उसमें हमने दे रखा है। तो आज हम लेकर आए हैं इसकी क्लास तीसरी। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। मतलब जो रेड डाटा बुक होती है उसमें क्या क्या सम्मिलित है। तो पहला ऑप्शन है इसका विलुप्त हो रहे जीव, दूसरा है सुभेद जीव, तीसरा है आपत्तिग्रस्त जीव। ये सभी। तो रेड डाटा बुक एक ऐसी किताब है जिसमें जो हमारे जीव विलुप्त हो जाते हैं, जिनकी प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, उनके बारे में इस किताब में उनका लेखा जोखा होता है, जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है हमारा डी, ये सभी हो जाएंगे। मतलब ये सभी विलुप्त प्राणी, विलुप्त जीव हैं, जो कि इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए दिया है दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो पहले थोड़ा इनके बारे में बात करते हैं, मेधा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई के बारे में। तो मेधा पाटेकर जो थी वो एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थी, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था तो उसकी शुरुआत मेधा पाटेकर ने की थी। और अमृता देवी बिश्नोई जो थी, इन्होंने पेड़ों को ना काटने का आंदोलन चलाया था। मतलब इन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए एक आंदोलन चलाया था। तो इसका जो उत्तर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया। मतलब गौरा देवी के द्वारा ये आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो गौरा देवी ने 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के एक गांव से इसकी शुरुआत करी थी और गांव के जंगल में लगभग 2500 पेड़ों को कटने से बचाया था। गौरा देवी के साथ और अन्य 21 महिलाएं भी थीं, जिन्होंने गौरा देवी का भरपूर साथ दिया और इन्होंने 2500 पेड़ों की रक्षा की थी। तो इसकी शुरुआत की थी इन्होंने, एक रैणी गांव है उत्तराखंड में, तो इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। उत्तराखंड के रैणी गांव से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा जल संरक्षण के लिए, सामुदायिक वानिकी के लिए, वनों के संरक्षण के लिए या सौर ऊर्जा के लिए। तो पहले राजेंद्र सिंह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्हें भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। मतलब राजेंद्र सिंह जी को भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। और 2001 में इन्हें मैगसेसे व 2015 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार प्रदान किया गया था। मतलब इन्हें 2 पुरस्कार दिए जा चुके हैं, एक 2001 में और दूसरा 2015 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा हमारा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जल संरक्षण के लिए इन्होंने ये कार्य किए थे और इन्हें पुरस्कार भी दिए गए थे भारत सरकार के द्वारा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इनमें से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो ऑप्शन है हमारे अरावली हिल्स, खासी हिल यानी पहाड़ियाँ, हिमालय, इनमें से कोई नहीं। तो जैव विविधता भारत का महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब जैव विविधता में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। और भारत में हमारे कुल 4 हॉटस्पॉट हैं। भारत में जो है कुल हमारे 4 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें इंडो बर्मा है, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र, सुडालैंड क्षेत्र, और जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है वो हमारा हिमालय का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र है हमारा सर्वाधिक जैव विविधता वाला, और जहां अधिक वर्षा होने के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये उत्तर पूर्वी से दक्षिण मध्य एवं पूर्वी नेपाल के मध्य क्षेत्रों में फैला हुआ है, जहां पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, हिमालय। हिमालय हमारा सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची नम क्षेत्र में नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र में नहीं है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें क्या है, भारत में ये 1982 में रामसर समझौते का सदस्य बना, और इसमें 26 आर्द्र भूमि क्षेत्र शामिल है। मतलब इसमें जो है 26 आर्द्र भूमि क्षेत्र शामिल हैं। तो हम थोड़ा सबके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलर झील। ये जो बुलर झील है हमारी, ये हमारी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बुलर झील है। और बात करें रुद्र सागर झील की, तो ये हमारी त्रिपुरा में पाई जाती है। मतलब रुद्र सागर झील जो है त्रिपुरा में है। अब आती है हमारी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हमारा राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। अब बात करें राजमंद झील, तो ये हमारा इसका ऑप्शन डी है, जो कि हमारा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ और झीलें भी हैं, जैसे लोकटक झील। तो लोकटक झील जो है हमारी वो मणिपुर में है, जबकि रामबन जो झील है हमारी इसमें शामिल नहीं है। कहने का मतलब यह है, इस सूची में जो राजमंद झील है ये हमारी शामिल नहीं है। तो हमें नहीं वाला उत्तर देखना है। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर होगा डी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को, 5 नवंबर को, 5 जून को, 5 सितंबर को। तो इन सब के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो 5 जनवरी को पंछी दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को पंछी दिवस। अब बात करें 5 नवंबर को क्या होता है। तो 5 नवंबर को हमारा वैसे तो कोई खास त्यौहार नहीं है, लेकिन ये एक तुलसी व्रत होता है 5 नवंबर को। और 5 सितंबर को क्या होता है, हमारा शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन सी होगा, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता, मतलब ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता कैसी होती है? ऑप्शन ए बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है,
या इनमें से कोई नहीं, मतलब क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं, जो जंगल में जंगली जीव और पालतू जीव होते हैं, एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने से जलवायु में अंतर होने के कारण जैव विविधता क्या होगी हमारी, बढ़ती है। मतलब यह है कहने का कि जैसे जैसे जलवायु में अंतर होगा, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो जलवायु में अंतर हो जाएगा, इससे क्या होगा, हमारी जैव विविधता बढ़ जाएगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा हमारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन पंप्स पुरस्कार। इनमें से कौन सा सही उत्तर है इस क्वेश्चन का? तो ये पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान किए जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये जो हमारा पुरस्कार है, ये जो है विश्व का, मतलब इस क्षेत्र में पाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, और हम इसे एक दूसरे नाम से भी और जानते हैं, इसका नाम दूसरा है ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। मतलब जो हमारा ये पुरस्कार है, तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गोल्डन पांडा पुरस्कार। यानी इसका एक दूसरा नाम और भी है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने मैंग्रोव वन कहाँ स्थित हैं? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रगान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये मतलब होते क्या है, थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। मतलब ये जो हमारे मैंग्रोव वन है, ये जो हमारे पश्चिम बंगाल राज्य है उसमें गंगा नदी किनारे स्थित है ये जो मैंग्रोव वन है। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान, मतलब 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये मैंग्रोव के वृक्षों और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। मतलब यह क्या होता है, जो हमारे मैंग्रोव वृक्ष है और हमारे जो टाइगर हैं उनके लिए ये स्थान पूर्ण रूप से संरक्षित किया गया है। और इसका जो निर्माण हुआ था राष्ट्रीय उद्यान, मतलब इसे जो उपाधि दी गई थी राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये 1984 में दी गई, 4 मई 1984 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, यानी क्वेश्चन नंबर 11। विश्व शौचालय दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी वो देखते हैं पहले। तो विश्व शौचालय दिवस की शुरुआत जो हुई थी वो 2013 में हुई थी। और जो और डेटे दे रखी है उनके बारे में जानते हैं। अच्छा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं तो उनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है, कैंसर वाली। तो ये 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अब बात करें 22 मार्च की, तो 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मतलब जल के बारे में, जल की उपयोगिता के बारे में, कि हमें जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में जागरूक किया जाता है लोगों को। यानी 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब बात करें 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को
पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कि पृथ्वी के बारे में कि इसे ज़्यादा हाई ना पहुँचाएं, मतलब केमिकल्स वगैरह से हमारी जो उपजाऊ मिट्टी हैं सभी प्रकार की, उन्हें उपजाऊ बनाए रखें, उन्हें बंजर ना करें, केमिकलों का कम से कम इस्तेमाल करें। तो इसके बारे में हम लोग बताते हैं 22 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा हमारा 19 नवंबर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी शौचालय दिवस की शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 2013 को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। मतलब जो नदी का पानी है उसमें हम कौन से यंत्र से या किस चीज़ से उसकी वो चेक करते हैं क्वालिटी, कि पानी पीने योग्य है अथवा नहीं है, या कितना प्रदूषित पानी है ये, वो हम किस चीज़ से मापेंगे उसे। तो पहला ऑप्शन है हमारा ATP, दूसरा STP, तीसरा BOD और चौथा है हमारा WPL। तो एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं ATP की। ATP क्या है? यह एक विशिष्ट यौगिक है जो सभी सजीव जो होती है हमारी सजीव कोशिका में ऊर्जा वाहक एवं संग्राहक का कार्य करता है। जो हमारा ATP है मतलब ऊर्जा वाहक का भी काम करेगा और संग्रह का भी काम करेगा, ये ATP का काम है। दूसरा आता है हमारा, हाँ अभी इसी में और आगे है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ATP एक कार्बनिक यौगिक है। इसकी प्रकृति में संख्या लगभग 10 लाख से भी अधिक है। मतलब जो ATP है इसकी प्रकृति में संख्या 10 लाख से अधिक है। तो अब बात करें STP की। तो STP क्या है? ये सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान है, मतलब ये सिस्टम से किसी चीज को ट्रांसफर करता है STP। अब इसके बाद आता है WPL। WPL क्या है? ये हवा की गति को मापता है। मतलब WPL से हम हवा की जो गति है उसे मापते हैं, हवा की गति को मापते हैं। अब बात करें BOD। तो BOD क्या होता है? ये हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जो हम नदी के पानी की जो प्रदूषण की जांच करते हैं वो हम BOD के द्वारा जांच करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, BOD। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता से, जल के तापमान। तो सन 1985 में राजीव गांधी द्वारा गैप योजना शुरू की गई। जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके द्वारा सन 1985 में एक गैप योजना शुरू की गई थी। तो ये योजना 15 सालों तक चली और 15 सालों में इसमें 901.71 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी ये योजना विफल रही और हमारी जो गंगा का जल था वो मतलब उसमें इतनी शुद्धता नहीं आई कि आदमी उसे पीने के रूप में इस्तेमाल कर सके। ये योजना राजीव गांधी जी की विफल रही। तो ये जो गंगा एक्शन प्लान है इसमें हम ये प्लान आया था जल की गुणवत्ता के लिए। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। ग्रीन मफलर संबंधित है, मतलब ग्रीन जो मफलर है वो किस चीज से संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, मतलब ऑप्शन ए हमारा मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है जो हमारे वाहन है, जो परिवहन के जितने भी उपकरण हैं उनसे जो ध्वनि होती है
तो उसे कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सड़कों के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाते हैं, जिससे ध्वनि जो निकले वो हमें कम सुनाई दे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर होगा हमारा वो ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा ध्वनि प्रदूषण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को या 22 अप्रैल को? तो इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। ओजोन होती क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो जो हमारी सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होती हैं, इन किरणों से जो इनकी जो गति है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है और इन किरणों से स्किन कैंसर हो जाता है और ये किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो जो हमारी ओजोन परत होती है, जैसे ही अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं तो ओजोन परत उन्हें सोख लेती है, जिससे जो हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं ये किरणें तो उनका वेग जो है थोड़ा कम हो जाता है। तो थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। अच्छा, 22 अप्रैल को क्या होता है? पृथ्वी दिवस होता है। मैं इससे जो पहला क्वेश्चन था उसमें बता चुका हूँ। 22 अप्रैल को हमारा पृथ्वी दिवस होता है। और बात करें 7 दिसंबर की, तो 7 दिसंबर को हमारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस, यानी 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस होता है। और बात करें 30 मार्च की, तो 30 मार्च को क्या हुआ था? 30 मार्च 1949 को जो हमारी राजस्थान राज्य में रियासतें थीं, जमींदारियां थीं, उनका विलय हो गया था। जैसे जो जमींदारियां थी हमारी वो थी जोधपुर में थी जमींदारी, और जयपुर में थी जमींदारी, जैसलमेर में और बीकानेर में। तो इनका विलय हो करके एक राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर होगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस हम मनाते हैं। हाँ, और इसकी जो थीम थी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की, यानी 2016 में जो थीम थी इसकी, ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय आ वर्ल्ड यूनाइटेड, ये इसकी 2016 की थीम थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा? वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, मतलब वायु प्रदूषण को हम कैसे कैसे कम कर सकते हैं? वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो वायु में जो प्रदूषण हो रहा है, हम मछलियों से भी नहीं कर सकते उसको कम, और जंतुओं द्वारा भी नहीं हो सकता, सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी नहीं हो सकता। तो वायु का जो प्रदूषण है वो कर सकते हैं वृक्षों द्वारा। मतलब जितने ज़्यादा हम वृक्ष लगाएंगे उतना ज़्यादा ही हमारी जो वायु है वो शुद्ध मिलेगी हमें, और वायु में प्रदूषण हमारा कम होगा। तो वृक्षों के द्वारा हम वायु प्रदूषण कम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या बीटा किरणें? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमें सही उत्तर देखना है। तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं। जो सूर्य से किरणें आती है, मैं इससे पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। और ओजोन परत की जो हम मोटाई नापते हैं वो डाप्सन में नापते हैं, मतलब इसकी जो नापने की इकाई है ओजोन परत को वो डाप्सन है। और ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, जिससे ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं ओजोन किरणें।
सॉरी परावैंगनिक किरणें, ओजोन परत के कारण, जैसे ओजोन परत उन्हें सूख लेती तो पहुंच नहीं पाती हैं वो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। मीना माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है, मतलब जो मीन माता रोग है वो किसके द्वारा होता है? समुद्र में बिखरे हुए तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ देने का। तो क्वेश्चन नंबर 18 है ये। इसमें क्या होता है, ये शरीर में पारे की अधिकता के कारण होता है। ये बीमारी सर्वप्रथम जापान में देखी गई और ये बीमारी दूषित जल पीने से होती है। मतलब ये जो मीन माता रोग है ये बीमारी सबसे पहले जापान में देखी गई थी और ये दूषित जल यानी गंदा पानी पीने से मीन माता रोग होता है मानव में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। मतलब ये गंदा पानी जो पिएगा आदमी तो उससे ये मीन माता रोग हो सकता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? मतलब हमारे संसार में जो जल का संकट है उसका जो मुख्य कारण है वो क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है हमारे नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि या अम्ल वर्षा। तो जल संकट का प्रमुख कारण है बढ़ता हुआ नगरीकरण, जैसे मान सकते हैं हम, क्योंकि नगरीकरण बढ़ने के साथ साथ जल प्रदूषण बढ़ता जाता है और पीने योग्य पानी की कमी होती जा रही है। कहने का मतलब यह है कि शहरों में क्या हो रहा है, नगरीकरण ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ की जो स्थल जमीनें हैं वो मकानों में तब्दील हो रही है और जब आबादी बढ़ेगी तो हमारे जो पीने के पानी हैं वो दूषित होंगे, इससे जल का संकट हो सकता है। तो हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर होगा नगरीकरण, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। मतलब महासागरों में जो जल का स्तर है वो किस प्रकार बढ़ता है या कैसे बढ़ता है? तो ऑप्शन है हमारा ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, ऑप्शन बी दिया है अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन सी दिया है अम्ल वर्षा, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। वैश्विक ऊष्मन के प्रभाव से ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ एवं ग्लेशियर के पिघलने के परिणाम स्वरूप महासागर के जल में जो जल स्तर है उसमें वृद्धि हो जाती है। मतलब जो हमारे ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ क्या है, जो बर्फ जमी हुई बर्फ व ग्लेशियर है उनके पिघलने से जो पानी आता है समुद्रों में उससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें पानी की जो वृद्धि है वो हो जाती है, जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, ध्रुवीय प्रदेशों में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। तो ये थे हमारे इस क्लास में 20 क्वेश्चन और आप इन्हें पूरा देखें और हमने ये कंटेंट बहुत ही मेहनत करके बनाया है। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो हमारे यूपी टेट और एसआई वगैरह मतलब जितने भी हमारे कंपटीशन एग्जाम हैं ये सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। और आप यूपी टेट में तो ये 30 नंबर का आता है ईबीएस पर्यावरण अध्ययन, तो 30 में 30 दिलाने की कोशिश करेंगे आपको हम। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें